आज़ाद ग्रुप द्वारा संचालित आज़ाद जेपीएससी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये बृहद मंच झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जेपीएससी एग्जाम तथा आयोग द्वारा आयोजित अन्य सभी एग्जाम, साथ ही जेएसएससी सीजीएल या झारखंड राज्य सरकार द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए समर्पित एक व्यापक बृहद मंच है। इसके माध्यम से आप सभी झारखंड राज्य का संपूर्ण अध्ययन, साथ ही समान अध्ययन के सभी विषयों का विषयवार अध्ययन और साथ ही आप सभी करंट अफेयर्स की व्यापक बृहद विस्तृत विषय वस्तु आप सभी को प्रतिदिन यहाँ पर रेगुलर आपकी क्लासेस हो रही हैं। आप सभी क्लासेस को जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में हर विषय की आपकी एक जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप झारखंड राज्य विशेष यहाँ से कर सकते हैं, समान अध्ययन और करंट अफेयर्स, साथ ही अन्य विभिन्न विषय आपको एग्जाम रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको प्रॉपर मिलती हैं। साथ ही आप सभी के लिए एक निशुल्क करंट अफेयर्स की मासिक पत्रिका आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। प्रति माह आप सभी उस पत्रिका को डाउनलोड कर सकते हैं। ये पत्रिका आपको आज़ाद जेपीएससी एकेडमी के ऑफिशियल एप्लीकेशन में मिलेगी। ये एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर सर्च करिए आज़ाद जेपीएससी एकेडमी, आपको ऑफिशियल ऐप हमारा खुल करके आ जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको चक्रव्यूह करंट अफेयर्स प्रति माह मिलेगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही आप सभी निःशुल्क टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज आप सभी के एग्जाम को लेकर के हैं और साथ ही आप सभी व्यापक तैयारी हमारे साथ एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। पूरे पाठ्यक्रम को आसान भाषा में आप सभी को नाम मात्र के शुल्क में आपको कंप्लीट कराया जाता है। तो आप सभी इस YouTube चैनल के माध्यम से, एप्लीकेशंस के माध्यम से व्यापक तैयारी अपनी प्रारंभ करिए। यदि आप पहली बार जो है आज़ाद जेपीएससी एकेडमी के YouTube चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए वो आपको मिस ना हो, तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आए। सभी क्लासेस आप सभी को इस चैनल पर निःशुल्क प्राप्त हो रही हैं। एप्लीकेशन में आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम नाम मात्र के शुल्क में मिलेगा। साथ ही इस चैनल को सभी छात्रों तक, झारखंड राज्य के सभी छात्रों तक पहुंचाइए ताकि सभी क्लासेस सभी को मिल सकें और व्यापक स्तर पर तैयारी सभी छात्र कर सकें। तो यहाँ पर आपको रेगुलर निरंतर हमारे द्वारा क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। इस चैनल को सभी तक पहुंचाने का कार्य आप सभी का है, तो एक बार इसको जरूर साझा करिए, जरूर शेयर करिए। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। तो करंट अफेयर्स के आज के अंक में कुछ महत्वपूर्ण विषयों को देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, जो करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं। तो एक एक विषय को हम क्रमबद्धता से देखते जाएंगे और आप भी प्रयास करिएगा कि मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। सबसे पहला करंट अफेयर्स है आपका, अभी एक सूचकांक जारी हुआ है आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसको बोलते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2022, ठीक है। इसका डेटा जारी हुआ है और वैश्विक शांति सूचकांक से भारत की क्या रैंकिंग है, कौन इसे जारी करता है और क्या है, यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। फिर इसके बाद आगे के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो जून 2022 में एक संस्था है, जो संस्था इसे जारी करती है उसका नाम बहुत ज़रूरी है आपको पता होना, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। लिख लो, इसको जारी करता संस्था कौन सी है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसके द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक हर वर्ष जारी किया जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 जारी किया जाता है। 2022 का है, ये 16वां संस्करण है, ठीक है। इससे पहले 15 आ चुके हैं, 16वां संस्करण है। तो संस्था का नाम क्या है, साथ साथ याद भी करते जाना है। मतलब मैं चाह रहा हूं कि ये क्लास ऐसी हो, थोड़ा डायनेमिक हो, जो भी टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको ये न रहे कि आपको फिर से अगेन रिपीट करना, तो साथ साथ चीज़ों को याद भी करते जाना है। तो संस्था है आपकी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इस संस्था के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2022 जारी किया गया, 16वां संस्करण था और इसमें विश्व के लगभग 163 देश थे। अब 163 देशों को उनके क्षेत्रों में, उनकी टेरिटरी के अंतर्गत शांति के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है, ठीक है, कि शांति किस देश में कितनी रही है। लगभग 23 संकेत थे, 23 मानक थे, 23 पैरामीटर थे, जिनके आधार पे देशों का वर्गीकरण किया जाता है, उनको रैंकिंग प्रदान की जाती है कि समाज में बचाव और सुरक्षा का स्तर कैसा है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कैसा है किसी देश में, सैन्यीकरण का स्तर कैसा है, और ये सारे के आधार पर ही क्या किया जाता है, रैंकिंग पूरी बनाई जाती है। तो लगभग इसमें 23 पैरामीटर्स होते हैं और इन 23 पैरामीटर्स पे के आधार पे जो है
किसी भी देश की रैंकिंग को तय किया जाता है किस आधार पे कि उस देश के टेरिटरी के अंतर्गत शांति का स्तर क्या है। क्लियर है, स्पष्ट है? ठीक है ऑनलाइन वाले, ठीक है सभी को। अब देखो भारत की बात करते हैं कि भारत की क्या स्थिति रही या भारत के अलावा यूरोप की स्थिति क्या रही। देखा जाए तो इस समय जो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र परेशान है, जिस क्षेत्र में सबसे कम शांति है, वो क्षेत्र है आपका नॉर्थ अफ्रीका का क्षेत्र। सबसे ज़्यादा अशांत क्षेत्र है। और मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट का क्षेत्र, जहाँ पे ये इजराइल है, फिलिस्तीन है, जॉर्डन है, इराक है, सीरिया है, अभी अफगानिस्तान को आपने देखा, ये आपका सेंट्रल एशिया के हिस्से में आ जाता है। ठीक है, तो मध्य पूर्व का क्षेत्र और अफ्रीका का क्षेत्र, इसको दोनों को मिलाकर के एक टर्म्स बनता है जिसको बोलते हैं मेना क्षेत्र, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, मेना। कुछ ये टर्म्स आपको जानने चाहिए। ये एक शब्द यूज किया जाता है मेना, ऐसे ही एक शब्द प्रयोग किया जाता है वाना। वाना का मतलब क्या है? वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, वाना कंट्रीज बोली जाती हैं, या मिडिल ईस्ट या नॉर्थ अफ्रीका, इसको मेना कंट्रीज बोली जाती हैं। तो जो मेना कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, यमन वाले क्षेत्र में आपने देखा पिछले समय में अशांति चल रही थी। तो देखा जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा अशांत क्षेत्र जो आपका ये है। अब ये आपको लग रहा है क्योंकि 2022 की रिपोर्ट है, 2021 का सूचकांक होगा, ये 2021 का डेटाबेस के आधार पे बनाया गया है। जब 2023 में आएगा अगला सूचकांक तो आपको सबसे अशांत एरिया ये लगेगा जो भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, काला सागर से जुड़ा हुआ रीजन, रसिया, यूक्रेन, यूरोप आज के टाइम में कितना शांत है, संघर्ष, युद्ध की स्थिति यहाँ पे बनी हुई थी, ये क्षेत्र भी काफ़ी अशांत हो गया। लेकिन 2022 के आधार पे मेना रीजन जो आपका मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा अशांत क्षेत्र है। दूसरा यूरोप सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र रहा है 2022 के हिसाब से। ठीक है, तो 2022 की जो रैंकिंग है उसका आधार 2021 का डेटाबेस होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा हो सकता है पूरे विश्व का? सबसे शांतिपूर्ण आपको क्या लगता है? भूटान? अरे ना हाँ, नज़दीक पहुंचे हैं। फिनलैंड तो नहीं है पर नज़दीक हैं आप। हाँ, टॉप 5 में लेकिन फिनलैंड नहीं है। आइसलैंड नंबर 1 में है। आइसलैंड लिख लो, रैंकिंग नंबर 1 में है आइसलैंड। नंबर 1 में आइसलैंड है तो नंबर 2 में क्या होगा? अच्छा गेस करो। आप लोग इग्नोर कर सकते हो लेकिन न्यूजीलैंड बहुत शांत देश है। ठीक है, एक बार अभी बीच में वहाँ पे जो है गतिविधि हुई थी, आतंकवादी गतिविधियाँ अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे भी सक्रिय हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उस देश में आंतरिक तौर पे छोटा सा देश है, जनसंख्या ही कितनी है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे। टॉप 5 लिख लो, पहला आइसलैंड, दूसरा न्यूजीलैंड, फिर इसके बाद नेक्स्ट है आयरलैंड, फिर है डेनमार्क और फिर है ऑस्ट्रिया। अच्छा, सबसे अशांत कौन होगा? सबसे ज़्यादा अशांति कहाँ पे होगी? अफगानिस्तान 163वें नंबर पे है अफगानिस्तान। 163 कंट्रीज थी इसमें, लास्ट में आपका अफगानिस्तान। ऑस्ट्रिया को 5वां स्थान मिला है। ठीक है, तो लास्ट में आपका है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद है सीरिया, इसके बाद है आपका रूस। ठीक है, और इसके बाद है आपका दक्षिणी सूडान। 100 अशांत, अभी तो देखा जाए अशांत ही चल रहा है, लेकिन डेटाबेस के हिसाब से पिछले साल भी देखेंगे 2021 से ही लगातार ये खबरें आ रही थी, यूक्रेन और रूस के बीच में टकराव की स्थिति। तो रूस के अंदर भी एक माहौल जो है आंतरिक तौर पे आज वर्तमान में रूस की जो जनता है वो लगातार जो है वहाँ पे आंदोलन कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, पूरे युद्ध के खिलाफ भी हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो खुल के सामने नहीं आ पाती हैं क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल्ड मीडिया है। तो विश्व के एक अशांत देश में 161वें नंबर पे रसिया और 160वें नंबर पे दक्षिणी सूडान है। ठीक है, तो ये पूरा एक नहीं, एक मिनट थोड़ा सा इसमें, पहला आपका अफगानिस्तान, 162वें नंबर पे यमन है, माफ़ कीजिएगा, 161वें नंबर पे सीरिया है, 160 में रूस है,
और फिर आपका 159 पे दक्षिणी सूडान है। ये है आपका लिस्टिंग लास्ट से। भारत की क्या रैंकिंग हो सकती है? हमारे यहाँ शांति चल रही है, अशांति चल रही है? हमारे देश भी देखें तो विश्व में अशांत देशों के रूप में ही देखा जा सकता है, क्योंकि कभी कोई ना कोई मूवमेंट, कोई ना कोई घटना होती रहती है इस देश के अंदर भी। ठीक है, तो 135वें नंबर पे भारत है। भारत की रैंक लिख लीजिएगा 100 पे। भूटान बोल रहे थे, भूटान 19वें नंबर पे है। ठीक है, भूटान का 19वीं रैंक है। पाकिस्तान 147वें नंबर पे, हमसे ज़्यादा अशांत है। पाकिस्तान की हमसे बुरी स्थिति है। भूटान हैप्पी, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा, लेकिन यूरोप बनाता है ना इंडेक्स, बनाने वाली संस्थाएं भी बायस्ड हैं बहुत हद तक देखा जाए तो। लेकिन देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जैसे अभी चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है ना भूटान के, और आपने डोकलाम और कई मैटर्स पे देखा तो मुद्दे रहते हैं। अब ये कैसे वाच करते हैं, इनका अलग अलग इसमें जो मानक है, पैरामीटर्स है, मैंने आपको बताया मुख्य तौर पे 3 मानक हैं इसमें। पहला है समाज में बचाव और सुरक्षा का स्तर कैसा है, और दूसरा है आपका घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का विस्तार कैसा है, और सैन्यीकरण का स्तर कैसा है। इन 3 आधारों को मुख्यतः रखा जाता है। ठीक है, तो भारत की रैंक पिछले साल भी 135 थी, इस बार भी 135 है, ध्यान रखिएगा। ये तो हाँ, सब पैरामीटर्स हो, एजेंसी सर्वे कराते हैं, वो सारी चीज़ें इनका काम होता है, ये करते रहते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा सोचा मत करिए, ज़्यादा सोच ले जाते हैं, वो सब काम आपका नहीं है, उनका है। ठीक है, चलिए ठीक है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, एक अगली जो आपकी न्यूज़ है, ये वैसे नवंबर की न्यूज़ है आपकी, नवंबर 2021 का है। अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे, बता दो मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। ये इमेज से कुछ समझ पा रहे हैं? कोरोना मत बोल दिए, कोविड है। कोविड के दौरान ही, मतलब ये सर्वेक्षण आपका आया था पिछले साल नवंबर 2021 में। हेडिंग डाल लीजिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। डेट वगैरह छोड़ लो, ठीक है, मेन वो नहीं पूछेगा किस दिन आया, जून में आया था ये रैंकिंग आई है। हेडिंग है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जो कि भारत में गुणवत्ता में सुधार के हेतु और सीखने की क्षमता को लेकर के, कि किस तरीके से नीति निर्माण को हम बनाएं और शैक्षणिक पहलों को डिजाइन करें, उन सब के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, ये रिपोर्ट आपकी लगातार अभी जारी की गई, हाल फिलहाल में 2021 में जारी हुई थी। और अल्टीमेट इसका गोल ये था कि किस तरीके से हम भारत की शिक्षण प्रणाली में कुछ नया बदलाव लाएं, नया चेंज लाएं। तो ये आपकी रिपोर्ट आती रहती है। तो अखिल भारतीय स्तर पर 12 नवंबर 2021 को ये आयोजित की गई थी, ये रिपोर्ट आई थी। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी ये एनएसएसओ के द्वारा सर्वे किया गया था, नमूना आधारित एक सैंपल सर्वे था जो शिक्षण सर्वेक्षण के तौर पे था। कौन आयोजित किया? शिक्षा मंत्रालय, और शिक्षा मंत्रालय के अधीन जो आपके स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग हैं उनके द्वारा जो है ये सर्वे आयोजित किया गया। ठीक है, इसको एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया था। एनसीईआरटी आप सब जानते हैं, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, है ना। एनसीईआरटी के द्वारा इसको तैयार किया गया था, इस सर्वे को। और इस सर्वे के अंतर्गत 3 क्लासेस, मतलब 3 नहीं, टोटल तीसरी क्लास, 5वीं क्लास, 8वीं क्लास और 10वीं क्लास, इसके छात्रों के लिए आयोजित किया गया है। ठीक है, और हर एक उसमें मतलब 3 से 5वीं क्लास, 3 से लेके 5वीं क्लास तक के लिए 3 सब्जेक्ट रखे गए थे, 8वीं क्लास के बच्चों के लिए 4 सब्जेक्ट रखे गए थे, और 10वीं क्लास के बच्चों के लिए 5 सब्जेक्ट रखे गए थे। इन 5 सब्जेक्ट के आधार पे ये एनएसए सर्वेक्षण आपका हुआ है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण आपका किया गया है। तो अल्टीमेट इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले एक बार लिख लो, इसका उद्देश्य क्या है, लिखिए। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का उद्देश्य
राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार और सीखने की क्षमता में गुणवत्ता में सुधार और सीखने की क्षमता में समानता सुनिश्चित करने के लिए समानता सुनिश्चित करने के लिए समानता सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्माण तथा शैक्षणिक पहलों को डिजाइन करना, नीति निर्माण तथा शैक्षणिक पहलों को डिजाइन करना, डिजाइन करने हेतु इनपुट प्रदान करना, डिजाइन करने हेतु इनपुट प्रदान करना, इनपुट प्रदान करना। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय, इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय के अधीन, ये लिखे, शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तत्वाधान में किया गया था। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तत्वाधान में किया गया था। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया, एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और एक तरीके से देखा जाए तो त्रैवार्षिक है, हर 3 साल में आता है। इससे पहले 2017 में आया, फिर 18, 19, 20 में नहीं आया, 21 में आ गया। तो एक तरीके से त्रैवार्षिक है। और इसमें जो NSA है, NAS है आपका, इस सर्वेक्षण के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के 720 जिलों के 1.18 लाख स्कूल और लगभग 34 लाख छात्रों को सम्मिलित किया गया इस पूरे सर्वेक्षण में। तो लिख लीजिए, इस सर्वेक्षण के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के, इस सर्वेक्षण के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के 720 जिलों के 1.18 लाख स्कूलों के 1.18 लाख स्कूलों के लगभग 34 लाख छात्रों ने भाग लिया। 34 लाख छात्रों ने भाग लिया, ठीक है। तो शिक्षा प्रणाली में सीखने के परिणामों और स्वास्थ्य के आकलन के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है। पूरे भारत में आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी नमूना आधारित शिक्षा सर्वेक्षण है ये सबसे, और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको जो है क्या किया गया है आपका, इसको आयोजित किया गया है, ठीक है। और इसका जो रूपरेखा कैसे पूरा सर्वेक्षण किया जाएगा, ये किसने तैयार किया, आपका NCERT ने, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा किया गया है, ठीक। अब क्या है ये, क्या क्या किया गया है, इसको लिख लीजिए एक बार, जो है लिखिए। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत अलग अलग श्रेणी के छात्रों के लिए अलग अलग विषयों पर यह आयोजित किया गया है। मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, आप लोग भी क्रम से लिख लीजिएगा। अलग अलग छात्रों के, अलग अलग श्रेणी के छात्रों के लिए अलग अलग विषयों पर यह आयोजित किया गया है। अब देखो यहाँ पे जो क्लासेस हैं आपकी, श्रेणी 3 और 5, इनके लिए कितने विषय हैं, 3 विषय। 3 विषय कौन कौन से हैं, एक तो लैंग्वेज भाषा, दूसरा EVS और तीसरा गणित, ये 3 सब्जेक्ट है। श्रेणी 8 के लिए भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, और श्रेणी 10 के लिए भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी, ठीक है। ये आधार बनाए गए हैं। तो बस रफली आपको पता होना चाहिए, तीसरी और 5वीं के लिए 3 विषय हैं, 8वीं के लिए
4 विषय हैं और 10वीं के लिए 5 विषय। ठीक है, बस इतना याद रखना। 3 विषय भाषा, ईवीएस, गणित, ये तीसरी और 5वीं के लिए है। दूसरे नंबर पे 8वीं में क्या जुड़ जाएगा आपका, भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, और 10वीं के लिए आपका भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी। ठीक है, ये आपका टोटल बनाया गया है। 8वीं के लिए 4 विषय और 10वीं के लिए आपका 5 विषय। ठीक है, इस आधार पे पूरा का पूरा ये बनाया गया है। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली की दक्षता के संकेतक के रूप में बच्चों की प्रगति और सीखने की दक्षता का मूल्यांकन करना, ताकि विभिन्न स्तरों पर उपचारात्मक कार्यों के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। उपचारात्मक कार्यक्रमों के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। ठीक है, अब इसके लिए जो रैंकिंग दी गई है थोड़ा सा उनको लिख लीजिए। पंजाब नंबर 1 इसमें है, इसमें लिख लो। इस सर्वेक्षण में पंजाब सभी राज्यों में शीर्ष निष्पादन के साथ अग्रणी स्थान पर है। ठीक है, इस सर्वेक्षण में पंजाब सभी राज्यों में शीर्ष निष्पादन के साथ अग्रणी स्थान है। अब देखो अलग अलग इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, मैं सारे फैक्ट नहीं लिखवाऊंगा, सारे फैक्ट आप पढ़ लेना, इंटरनेट में डालोगे पूरा सर्वेक्षण खुल के आ जाएगा यदि आपको पढ़ना हो। ठीक है, बट मैं आपको मेन फैक्ट यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, सारे के सारे आपको ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट आगे लिख लीजिए। देश में वर्ष 2017 में हुए सर्वेक्षण की तुलना में वर्ष 2017 में हुए सर्वेक्षण की तुलना में वर्ष 2021 में सभी विषयों और कक्षाओं के प्रदर्शन के स्तर में गिरावट हुई है। कारण क्या हो सकता है गिरावट का? स्कूल कोई गया ही नहीं, सब प्रमोशन वाले हैं। ठीक है, तो कोविड एक बहुत बड़ा रीज़न निकला है जिसके कारण से 2017 के स्तर में गिरावट आई है। देश में वर्ष 2017 में हुए सर्वेक्षण की तुलना में वर्ष 2021 में सभी विषयों और कक्षाओं के प्रदर्शन के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, कोविड महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने की अवधि में, इसी के आगे पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। कोविड महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने की अवधि में घर पर सीखने के बारे में छात्रों की धारणा के अनुसार 78% छात्रों ने बहुत सारे असाइनमेंट के साथ बोझ बताया। 78% छात्रों ने बहुत सारे असाइनमेंट के साथ इसे बोझ बताया। वहीं कम से कम 38% छात्रों को घर पर सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं 38% छात्रों को घर पर सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और 24% छात्रों के पास डिजिटल उपकरण नहीं थे। 24% छात्रों के पास डिजिटल उपकरण नहीं थे।
ठीक है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लड़कियों का प्रदर्शन, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लड़कियों का औसत प्रदर्शन सभी लड़कों में, सभी विषयों में लड़कों से की तुलना में बेहतर था। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लड़कियों का औसत प्रदर्शन लगभग सभी विषयों में लड़कों से बेहतर था, लगभग सभी विषयों में लड़कों से बेहतर था। ठीक है, तो आप सभी जानते ही हैं कि भारत में लड़कियां हर चीज़ में आगे हैं, वो तो मौका नहीं दिया गया। तो हर एक सर्वेक्षण में अब लगातार ये चीज़ देखने को मिलती है। अब देखो भारतीय संविधान में यदि देखो तो भारतीय संविधान में शिक्षा को लेकर के आर्टिकल 21 ए दिया गया है आपका, है ना, शिक्षा संबंधी अधिकार। जब कभी इस तरीके के सर्वेक्षण आए तो थोड़ा सा आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा खंगाल लेना चाहिए आपके जीएस का जो टॉपिक होता है। ठीक है, उसी से मेंस का क्वेश्चन बन सकता है या कुछ भी बन सकता है। नीति निर्देशक तत्वों में कहाँ पे लिखा हुआ है, कोई बताएगा? 44 तो एक समान, आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है, डीपीएसपी में 45 में लिखा हुआ है। और साथ में आर्टिकल 39F में एक बात लिखी गई कि राज्य द्वारा वित्त पोषित होने के साथ साथ सबको समान और सुलभ शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे आर्टिकल आपका 45, आर्टिकल 39F ये जुड़ जाएगा। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें शिक्षा को राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा ही क्या किया गया था, मौलिक अधिकार बना दिया गया था, 21A बना दिया गया था। और इसके बाद 2009 में एक कानून लाया गया था, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 साल के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा को लेकर एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। ठीक है, और इसके अलावा समाज के वंचित वर्गों के लिए 25% के आरक्षण को भी रखा गया था। तो इस तरीके से शिक्षा के अधिकार पे सरकार के द्वारा, अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी आपकी सन 2020 में आई थी, शायद कोविड के टाइम पे ही आई थी ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी, है ना। एक आपका जो है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, ये सरकार समय समय पे लाती रहती है। इसी के अलावा बहुत सारे अन्य योजनाएं हैं, जैसे मिड डे मील हो गया, पीएम पोषण योजना हो गई, समग्र शिक्षा अभियान हो गया, निपुण भारत अभियान हो गया, स्किल डेवलपमेंट अभियान हो गया। तो ये कई सारे तरीके गवर्नमेंट के द्वारा लगातार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम किए जाते हैं। तो जैसे अब एजुकेशन को लेकर के आपको कोई आंसर राइटिंग करनी है, आपको कोई भी जीएस का टॉपिक कुछ भी करना है आपको, है ना, निबंध लिखना है, तो आपको ये सारी चीज़ें इनबिल्ड करनी चाहिए जो करंट से जुड़ी हुई हो, जो हाल फिलहाल में आती है। 45 हाँ, पढ़िएगा एक बार, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ना कोई बात नहीं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब अगला चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल एक बार देख लेना आप, ठीक है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका द नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। नीति आयोग के द्वारा एक जो है ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है, नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है। देखिए एक चीज़ समझिए, आज के समय की जो संपत्ति है वो क्या है, डेटा। और शासन को यदि हमें पारदर्शी बनाना है, शासन को यदि हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा उत्तरदायी बनाना है, तो जो सार्वजनिक डेटा है उस डेटा को क्या करना पड़ेगा, सभी तक पहुंचाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी सरकार की है। तो इसी के उद्देश्य से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय डेटा विश्लेषण पोर्टल। लिख लो, इसके बारे में अभी लिखवाऊंगा आपको। क्या नाम है, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, इसको बोलते हैं एनडीएपी। अब ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें लिखवाऊंगा, क्रम से आप जो है एक एक चीज़ इसके बारे में भी लिखते जाइएगा। एनडीएपी, ठीक है। अब इसके बारे में पहली चीज़ आपको पहले एक चीज़ समझनी है, इसका शुभारंभ 13 मई 2022 को किया गया था। एक चीज़ बताइए, उपाध्यक्ष नीति आयोग के समय कौन है? नीति आयोग की उपाध्यक्ष हाँ, नए बने, नाम नहीं याद आ रहा। सुमन बेरी जी
कौन है? सुमन बेरी। कौन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष? सुमन बेरी। याद कर लो, रट लो, पूछेगा, आएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। कोई भी पीसीएस वगैरह में या वनडे वगैरह में क्वेश्चन पूछेगा। यूपीएससी तो बड़ा मुश्किल है, हो सकता है कोई कथन में डाल दे, बट नहीं डालता, पर्सन एंड न्यूज़ टाइप की चीज़ें। तो देखो ये एक पोर्टल है जिसमें एक तरीके का एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना है जो डेटा को सार्वजनिक कर सके, सब तक पहुंचा सके। लेकिन कैसा डेटा सार्वजनिक करे? जो सार्वजनिक डेटा है। तो इस पोर्टल पर केंद्र सरकार के 47 मंत्रालय हैं और उससे जुड़ी हुई जो एजेंसियां हैं उनके लगभग 14 क्षेत्रों के डेटाबेस मौजूद किया गया है, ताकि सबसे पहली चीज डेटा को खोजने में कोई दिक्कत ना आए, डेटा को मर्ज करने में कोई दिक्कत ना आए और उसको विजुलाइज करने में कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसे जुड़े हुए इनबिल्ट इसमें टूल्स भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो देखो लोकतंत्र में डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जवाबदेही डेटा के माध्यम से सुनिश्चित होगी। जब आपके पास एक डेटा होगा, एक आंकड़े होंगे, एक तथ्य होंगे, तभी इसी को ध्यान में रख करके सरकार के द्वारा राष्ट्रीय डेटा विश्लेषण पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इस पोर्टल के बारे में 2-3 बातें आप लोग लिख लो ताकि आप लोगों को जानकारी रहे। लिखिए, यह प्लेटफॉर्म विभिन्न सरकारी एजेंसियों से मूलभूत डेटा सेट को होस्ट करता है। विभिन्न सरकारी एजेंसियों के मूलभूत डेटा सेट को होस्ट करता है और उन्हें सुसंगत रूप से प्रस्तुत करता है इस पोर्टल के माध्यम से एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने का प्रयास किया गया है जो डेटा को एक प्रमुख रणनीतिक संपत्ति के रूप में पहचानता है। जो डेटा को एक प्रमुख रणनीतिक संपत्ति के रूप में पहचानता है। डेटा को प्रमुख रणनीतिक संपत्ति के रूप में पहचानता है, ठीक है। एनडीएपी के रूप में पहचानता है। वर्तमान में इस पोर्टल पर किसने जारी किया? नीति आयोग के द्वारा जारी किया है। नीति आयोग की कई पहले हैं, मैं अभी कुछ बता भी दूंगा आपको। वर्तमान में इस पोर्टल पर केंद्र सरकार की 47 मंत्रालयों एवं एजेंसियों, केंद्र सरकार के 47 मंत्रालयों एवं एजेंसियों और 14 क्षेत्रों के 203 डेटा सेट मौजूद हैं। 47 मंत्रालयों एवं एजेंसियों और 14 क्षेत्रों के 203 डेटा सेट मौजूद हैं। इस पोर्टल में डेटा सेट को खोजने, मर्ज करने तथा विजुलाइज करने की इनबिल्ड टूल्स मौजूद हैं। विजुलाइज करने के इनबिल्ड टूल्स मौजूद हैं। भारतीय लोकतंत्र में, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाइएगा, भारतीय लोकतंत्र में डेटा जवाबदेही के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। डेटा जवाबदेही के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखकर ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अब ये पोर्टल क्या क्या काम करेगा? एक तो भारत सरकार के डेटा तक पहुंच बनाने में और उसका उपयोग करने में क्या करेगा? एक तो आसान पहुंच बनाएगा, सबसे पहली काम। दूसरा,
भारत का विशाल प्रशासनिक तंत्र, प्रशासनिक संरचना जिसमें इतने मंत्रालय, इतने डिपार्टमेंट, इतने विभाग हैं, उन सब का मानकीकृत डेटा प्रदान करेगा। जिस मंत्रालय को जरूरत होगी, जिसको भी जरूरत होगी, वो वहाँ का डेटाबेस यूज कर लेगा। ठीक है, तो ये बहुत है, मतलब डेटा डाउनलोड करना है, देखना है, सारी चीज़ें हो जाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के तौर पे है। अब देखो, नीति आयोग के द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया था, इसके बारे में भी लिख लो कि कब ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, लिख लीजिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी के द्वारा 13 मई 2022 को, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी के द्वारा 13 मई 2022 को इस पोर्टल को डेटा को सुलभ कराने, संवाद मूलक बनाने, सार्वजनिक सरकारी डेटा तक पहुंच का लोकतांत्रिकरण करने, सार्वजनिक सरकारी डेटा तक पहुंच का लोकतांत्रिकरण करने के उद्देश्य से इसे बनाया गया। ठीक है, तो एक आपका ये महत्वपूर्ण पक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत? नीति आयोग के बारे में सब जानते हो। कब बनाया गया नीति आयोग? 1 जनवरी 2015 में बनाया गया। मुख्यालय कहाँ पे है? अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। उद्देश्य क्या है नीति आयोग के बनाए जाने का? नीति का सहकारीकरण करना। आसान भाषा में सहकारी मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाना, है ना, सभी को साथ में जोड़ करके नीति को बढ़ावा देना, संघवाद को बढ़ावा देना। ठीक है, आपको तकनीकी शब्दों को समझना पड़ेगा। पहले तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ाना, सहकारी संघवाद बढ़ाना, और साथ में नीति में सभी की सहभागिता को बढ़ाना। इस उद्देश्य से पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया था। अब नीति आयोग के द्वारा कई पहलें की गई हैं, कोई ये एक पहल नहीं है। ऐसे ही एक पहल की गई थी AIM, जिसको बोलते हैं अटल इनोवेशन मिशन। कोई बताएगा अटल इनोवेशन मिशन क्या है? किस लिए बनाया गया है अटल इनोवेशन मिशन? देश में नवाचार और उद्यमिता के कल्चर को बढ़ाने के लिए, इसके बढ़ावा को देने के लिए एक पहल की गई थी अटल इनोवेशन मिशन की। कब की गई थी? 2016 में। इसके अलावा एक और जो है पहल की गई थी नीति आयोग के द्वारा, जिसका नाम है ई-अमृत। ई-अमृत क्या था? जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन हैं उन सभी की सूचनाओं को ई-अमृत में एक जगह पे, मतलब एक जगह पे उनकी सभी सूचनाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-अमृत प्रारंभ किया गया था। ऐसे ही नीति आयोग ने एक और मंच प्रारंभ किया जिसका नाम है महिला उद्यमिता मंच। इसका उद्देश्य है महिला उद्यमियों के लिए एक पोर्टल बना देना, ताकि वो आने वाले समय पे महिलाओं को उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी उनकी ज़रूरतें हैं उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पे काम करना। और एक और बनाया गया था, नए भारत के लिए रणनीति बनाई गई थी। तो जो न्यू इंडिया का विज़न है, आज़ादी के अमृत महोत्सव और न्यू इंडिया के विज़न के अंतर्गत भारत के लक्ष्य को, न्यू इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे करके नीति आयोग कई सारी पहले, तो आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग एटलीस्ट काम क्या क्या कर रहा है ना, उसका प्रैक्टिकल फॉर्म में क्या क्या चीज़ें उसके द्वारा की गई हैं। तो कुछ भी पूछा जाता है, कभी मेन से पूछा जाता है, तो आपको ये सारे एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ों को डालना चाहिए। समझ में आ रही मेरी कोई बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट। प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश में अभी असम में कैंसर अस्पतालों का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया है। अप्रैल 2022 में ही प्रधानमंत्री जी असम में थे और असम में 17 कैंसर हॉस्पिटल बनाए जाने हैं। इसमें असम सरकार है और टाटा फाउंडेशन है, ये दोनों मिल करके हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिब्रूगढ़ में जो है एक आयोजन हुआ। उस आयोजन में 7 कैंसर अस्पतालों को राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो 7 कैंसर अस्पताल कहाँ पे प्रारंभ किए गए हैं? ये एक तो डिब्रूगढ़ में है, दूसरा असम में 3-4 जगह हैं। एक तो तेजपुर है, लखीमपुर है, जोरहाट है, बारपेटा है ना, कोकाझार है। तो एक बार लिख लो, इन सभी चीज़ों को लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए असम में कैंसर अस्पताल। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पूछ सकता है। ठीक है,
लगभग 17 अस्पताल हैं और इसमें टाटा फाउंडेशन और असम सरकार दोनों मिलकर काम कर रही है। तो लिखिए इसमें, असम सरकार और टाटा ट्रस्ट के एक संयुक्त उद्यम द्वारा, असम सरकार और टाटा ट्रस्ट के एक संयुक्त उद्यम द्वारा असम कैंसर केयर फाउंडेशन के द्वारा, एक फाउंडेशन बनाया गया असम कैंसर केयर फाउंडेशन के द्वारा राज्य भर में 17 कैंसर अस्पतालों के साथ, राज्य भर में 17 कैंसर अस्पतालों के साथ 17 कैंसर अस्पतालों के साथ दक्षिण एशिया का सबसे विशाल किफ़ायती कैंसर सेवा का नेटवर्क बनाने हेतु, दक्षिण एशिया का सबसे विशाल किफ़ायती कैंसर सेवा का नेटवर्क बनाने हेतु एक परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, एक परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। परियोजना के पहले चरण में, परियोजना के पहले चरण में 10 अस्पतालों के निर्माण का लक्ष्य है, 10 अस्पतालों के निर्माण का लक्ष्य है, जिसमें 7 अस्पतालों का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जिसमें 7 अस्पतालों के निर्माण का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। वहीं दूसरे चरण में 7 नए कैंसर अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में 7 नए कैंसर अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिब्रूगढ़ में आयोजित एक समारोह में असम के 7 कैंसर अस्पतालों को राष्ट्र को समर्पित किया। असम के 7 कैंसर अस्पतालों को राष्ट्र को समर्पित किया। ये 7 कैंसर अस्पताल डिब्रूगढ़, कोकराझार, कहाँ पे बने हैं? डिब्रूगढ़, कोकराझार, बारपेटा, तेजपुर, दरांग, लखीमपुर और जोरहाट में बनाए गए हैं। डिब्रूगढ़, कोकराझार, बारपेटा, दरांग, तेजपुर, लखीमपुर और जोरहाट में बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके कैंसर अस्पतालों को लेकर के स्थान कौन कौन से हैं? पहला डिब्रूगढ़ हो गया, दूसरा कोकराझार, बारपेटा, दरांग, तेजपुर, लखीमपुर, जोरहाट जगह है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। करंट अफेयर्स से जुड़े हुए आगे आने वाले समय पे मैं आपको ऐसे एक एक टॉपिक लेता रहूँगा। समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से चीज़ों को याद भी करते जाना है, इनको एक बार रिवाइज भी करते जाना है। करंट अफेयर्स के ऐसे ही डे बाय डे हम टॉपिक उठाते जाएंगे और आपको मैं डिस्कस करता जाऊँगा, नोट्स बनवाता जाऊँगा। इसके बाद आप मैगज़ीन में पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि क्या था, ये बात तय है। ठीक है, एक बार मैं पढ़ा दूंगा तो फिर आपको भूलेगा नहीं। पढ़ लोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा।